हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी लेखपाल के मेंस एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का। तो फुल प्रैक्टिस सेट हो रहा था। आज का इसी का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 15, जिसको आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो टोटल 100 क्वेश्चन हैं, और जिसमें जीके जीएस करंट अफेयर, यूपी स्पेशल कंप्यूटर, साथ में हिंदी के क्वेश्चन भी आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले का अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे हेल्प मिलेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, ये बताना है। जब ज्ञान प्राप्त हुई गौतम को यानी कि सिद्धार्थ को, तब उन्हें किस रूप में जाना जाने लगा। तो ये आंसर हो जाएगा क्या इसका। ठीक है, जिन बुद्ध ज्ञान बोध, तो उनको किस नाम से जाना जाने लगा, तो बुद्ध नाम से। ठीक है, गौतम बुद्ध जो थे, जिनका पहले बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और गौतम बुद्ध ने जो है बिहार के बोध गया में महाबोध वृक्ष था, जिसको पीपल कहते हैं। ठीक है, ये पीपल के नीचे कई वर्षों तक इन्होंने कठिन तपस्या किया तथा कठोर साधना करके ज्ञान की प्राप्ति की थी। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ को गौतम से बुद्ध एवं तथागत के रूप में जाना। तो इनका एक अन्य नाम तथागत भी याद रखिएगा, इन्हीं को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, पंचमहल किसमें स्थित है। पंचमहल, पंचमहल की अगर बात करें, इनमें से अगर देखें तो फतेहपुर सीकरी इसका राइट आंसर है। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल स्थित है। यह एक 5 मंजिला इमारत है जो बौद्ध विहार शैली में बना है। ठीक है, किस शैली में, बौद्ध विहार शैली में यह पंचमहल बना हुआ है, जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यहाँ पर जो है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में। नौबत उर नक्कार खाना है। ठीक है, टकसाल है, दीवान ए आम है, ये सभी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और फतेहपुर सीकरी को अगर हम बात करेंगे, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो मुगल सम्राट अकबर के द्वारा करवाया गया था। चलिए अगला प्रश्न, मेरठ छावनी में 1857 के विद्रोह यानी कि सैनिक विद्रोह की शुरुआत जो है कब हुई थी, ये बताना। ठीक है, मेरठ के छावनी में 1857 का जो सैनिक विद्रोह था उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो मेरठ का स्पेशल अगर पूछा गया तो ये हो जाएगा 10 मई 1857। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 29 मार्च 1857 को जो है बैरकपुर में, बैरकपुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, बैरकपुर में, पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में 34वीं जो रेजिमेंट थी, अंग्रेजों की 34वीं रेजिमेंट थी, उसके सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। एक सैनिक जो थे मंगल पांडे, इन्होंने अपने सार्जेंट पर हमला करके उसकी हत्या कर दी। और फिर इसके बाद 8 अप्रैल 1857 को जो है मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई थी। 34वीं पैदल सेना रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। फिर इसके बाद अप्रैल के बाद मई यानी कि 10 मई को 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने खुला विद्रोह शुरू कर दिया और अपने अफसरों पर जो है गोलियां चलाई और अपने साथियों को मुक्त कराकर दिल्ली की ओर चल दिए। जहां पे बहादुर शाह द्वितीय थे तो वो उन्होंने दिल्ली में नाना साहब कानपुर में और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। बिहार में नेतृत्व पूछा जाता है तो कुंवर सिंह एक थे। ठीक है, कुंवर सिंह, जिन्होंने बिहार से नेतृत्व किया था। झांसी और ग्वालियर में विद्रोहियों का नेतृत्व जो है रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न, 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया। 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ वो किस लिए महत्वपूर्ण था। कांग्रेस ने 1916 के लखनऊ जो समझौता उसमें क्या हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था, जो दिसंबर 1916 में ये हुआ था। ठीक है, इसमें मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया गया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन में सम्मिलित हुए और वहां पे समझौता हुआ। और यह समझौता जो है लखनऊ समझौता या फिर कांग्रेस लीग योजना के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस के द्वारा किया गया था मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था। 1930 में जो महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किया उसका कारण क्या था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का मुख्य कारण जो था वो था नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। ठीक है, नमक कानून तोड़ने के लिए इसका जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किया गया था।
तो आंसर यहाँ पे सी पार्ट इसका राइट है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम में, जो कि गुजरात में स्थित है, वहां से 12 मार्च 1930 को, ठीक है, 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ दांडी मार्च प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन राइट है। चलिए, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी जो संविधान सभा बना, उसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके जो है चेयरमैन या अध्यक्ष कौन बनाए गए इनमें से? तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो आंसर क्या है यहाँ पे? डी ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। आंसर डी पार्ट करेक्ट है। बी एन राव जो थे, ये इनके द्वारा तैयार किया गया संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा के द्वारा 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन सही है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं या फिर हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं, महान्यायवादी कहा जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी, ठीक है। ये विधि के उन विषयों पर सुझाव देता है एवं उन कार्यों को संपन्न करता है जो राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल जो है आर वेंकट रमणी है। अगला प्रश्न, वर्ष 2018 में पंचायती राज का कौन सी सालगिरह मनाई गई? 2018 में पूछा गया था, तो उस समय जो था वो 25वीं थी। तो आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1992 में 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसी के तहत जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। भारतीय संविधान में पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? ठीक है, ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप हिंद महासागर का बताना, इनमें से कौन हो जाएगा? दूसरा सबसे बड़ा द्वीप हिंद महासागर में इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा यहाँ पे बी पार्ट श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका हो जाएगा। जो कि अगर हम बात करेंगे सबसे बड़ा द्वीप तो उसका क्या नाम है? तो मेडागास्कर, ठीक है, जो हिंद महासागर में स्थित है, मेडागास्कर। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप। और दूसरा की बात करेगा तो आप श्रीलंका हो जाएगा दूसरा, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड क्या होता है? जलीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका बायोमास पिरामिड जो होता है इनमें से तो वो उल्टा पिरामिड होता है। आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। किस प्रकार होता है? उल्टा पिरामिड। जैसे कि तालाब पारितंत्र में जैव मात्रा का पिरामिड जो है उल्टा हो जाता है, क्योंकि यहाँ निम्न पोषण स्तर पर उत्पादकों की संख्या तो अधिक होती है लेकिन उनका आकार कम होने से उनकी सकल जैव मात्रा कम हो जाती है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि अगर जलीय पारिस्थितिक तंत्र में पूछा जाए तो बायोमास पिरामिड उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 11, दो निकटवर्ती और विभिन्न पादप समुदाय यानी कि पौधों समुदाय के बीच सीमा को घेर लेने वाले दखल यानी दखल करने वाले विविध प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ठीक है, इनमें से संक्रमण यानी इकोटोन, तो संक्रमण क्षेत्र को इनमें से क्या कहा जाएगा यहाँ पे बताना, तो उसको कहा जाता है संक्रमकिका, ठीक है, संक्रमिका। संक्रमिका मतलब इकोटोन कहा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे दो निकटवर्ती और भिन्न पौधे समुदाय जो हैं उनके बीच की सीमा को जो है दखल करने वाले जो विविध प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति है उस संक्रमण क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं, ठीक है, या फिर संक्रमिका हिंदी में। आंसर बी पार्ट राइट है। चलिए, इंसिनरेटर्स, इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? इंसिनरेटर्स का प्रयोग यहाँ पे अगर हम देखें तो कूड़ा कचरा को जलाने के लिए करते हैं। तो आंसर भी ए पार्ट राइट है, ठीक है। इंसिनरेटर्स का प्रयोग मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी कि ई वेस्ट जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा या ई वेस्ट जिसको कहते हैं, तो इसको जलाने के लिए करते हैं। इसमें पशुओं के मृत शरीरों को भी जलाने की व्यवस्था होती है। तो इंसिनरेटर्स का शाब्दिक अर्थ होता है भस्मीकरण या फिर जलाना। तो आंसर क्या है इसमें? ए पार्ट राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं? पर्यावरण से सारे क्वेश्चन है, ठीक है, पर्यावरण आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन भी आपके बनेंगे। तो पर्यावरण से क्वेश्चन यहाँ पे, इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं होगा? मीथेन क्या होता है? मीथेन बिल्कुल होता है। ओजोन, ओजोन तो है ये। इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड भी। ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आती, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड आता है,
मीथेन है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जल वाष्प है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? इनमें से कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र की जब बात करेगा तो आप लगा दीजिएगा इसमें धान का खेत हो जाएगा, जो कि एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से जैव विविधता नहीं पाई जाती, यह मानव के द्वारा निर्मित होता है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट है। लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है? अब उत्तर प्रदेश रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसमें से वो मिट्टी, लवण प्रभावित मिट्टी जो है मुख्यतः पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में अगर देखें तो आगरा, अलीगढ़ और इसके आसपास जो क्षेत्र आते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या है? ए पार्ट राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल उत्तर प्रदेश में नहीं उगाई जाती? अब उत्तर प्रदेश की बात करा, इसमें से नगदी फसलों की बात करेंगे तो गन्ना उगाया जाता है बिल्कुल बड़े पैमाने पर, गेहूं भी उगता है, सरसों भी उगता है। रबड़ की खेती उत्तर प्रदेश में नहीं होती। ठीक है, नगदी फसलें जिन्हें बाजार को ध्यान में रखकर उपजाया जाता है, जैसे गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, चाय, रबड़, लेकिन उत्तर प्रदेश में रबड़ की खेती नहीं होती। तो यहाँ पे डी पार्ट हो जाएगा। चलिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया। मूल संगणना इकाई को क्या कहा जाता है? सीपीयू की मूल संगणना इकाई जो होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको इनमें से क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, कोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है। कोर उन सभी डिवाइस का जो है समावेश होता है जो है निर्देश को क्या करता है, इस एग्जीक्यूट करने के लिए आवश्यक होता है, जैसे कि तार्किक यूनिट यानी कि अंकगणितीय से एएलयू होगा। ठीक है, रजिस्टर है, कंट्रोल यूनिट है। तो यहाँ पे उसको सीपीयू में अक्सर जो है कई कोर्स होते हैं, जिससे हमें मल्टीटास्किंग और हाई लेवल का जो है सक्षमता रख कर सकते हैं। तो आंसर क्या है यहाँ पे? ए पार्ट इसके लिए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण? ये भी कंप्यूटर क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम से जरूर बनेगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो फाइल का प्रबंधन करता है, मेमोरी का प्रबंधन करता है। ठीक है, जो कार्य हैं, प्रकार हैं या प्रक्रिया है उसका प्रबंधन करना, इनपुट और आउटपुट को संभालना, डिस्क ड्राइव और प्रिंटर जैसे पेरिफेरल डिवाइस जो है इनको जो है कंट्रोल करने के लिए सभी जो बेसिक कार्य हैं उसको करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है ये बताना। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेल नहीं है, प्रोग्राम है, वर्ड भी, पावर पॉइंट भी प्रोग्राम। विंडोज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण। तो आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। विंडोज क्या है? यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, यूनिक्स, ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण। ठीक है, इसके अलावा एंड्रॉयड, विंडो, आईओएस, सिम्बियन, ये सभी क्या है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण। तो आंसर यहाँ पे सी पार्ट राइट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, वाराणसी के निकट स्थित मडुआ डीह किस संस्थान के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, आपका उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन, वाराणसी जिला इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो मडुआ डीह जो प्रसिद्ध है वो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, यहाँ कारखाना है डीजल इंजन बनाने का, तो इसके लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, मडुआ डीह में क्या स्थित है? डी कारखाने में डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। और चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है जो कि ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहां पर भी क्या है? विद्युत इंजन जो रेल इंजन है उसको बनाया जाता है। तो आंसर सी पार्ट इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है जो कि कहाँ पर स्थित है? यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश में एकमात्र कार्यरत ये जूट मिल है जो कि ये पड़ता है सहजनवा में। सहजनवा कहाँ पड़ता है? गोरखपुर जिले में। तो आंसर डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये भी याद रखिएगा, वर्ष 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका कार्य क्षेत्र क्या है? तो जूट, मेस्ता, मिश्रित प्राकृतिक फाइबर और सहित अन्य प्राकृतिक फाइबर की तैयारी, कताई और बुनाई आदि जो है करना इसका मुख्य कार्य है। इसमें खादी और हैंडलूम नहीं आता, यह ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घाटमपुर तापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश का एक अन्य क्वेश्चन, घाटमपुर तापीय ऊर्जा केंद्र इंपॉर्टेंट है। ये अगर हम बात करें तो अभी निर्माणाधीन है और इसमें अगर हम देखें तो ये स्थित है कानपुर में। आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये है किस किस संयुक्त परियोजना ये पूछा जा सकता है? तो UPRVUNL और नवेली लिग्नाइट्स कॉरपोरेशन। ठीक है, नवेली लिग्नाइट्स कॉरपोरेशन के मध्य ये संयुक्त परियोजना है। तो ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? ठीक है, अब देखिए नाभिकीय शक्ति संयंत्र एकमात्र उत्तर प्रदेश में है, उसका नाम है नरौरा। आंसर क्या है यहाँ पे? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काकरापार कहाँ है? गुजरात में स्थित है। ये भी नाभिकीय शक्ति संयंत्र है लेकिन गुजरात में पड़ता है।
कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, कैगा कहाँ पर स्थित? कैगा कर्नाटक में। और कलपक्कम जो नाभिकीय संयंत्र है यह पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तो आंसर क्या है? नरौरा, जो कि बुलंदशहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा पाई जाती है? मतलब एक ऐसी प्रतिमा जिसमें सिर ना हो, सिर विहीन प्रतिमा, और यह कनिष्क की पाई गई है और किस स्थान पर पाई गई ये बताना। तो राजा कनिष्क जो था, इसका बिना सिर वाली जो मूर्ति है ये मथुरा में मिली है। तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, ये किस वंश का था? मतलब किस वंश का महानतम ये शासक था कनिष्क? तो कुषाण वंश का महानतम शासक था। ठीक है, कुषाण वंश का था, कुषाण वंश का। एक कुषाण वंश का शासक था। इसने 78 ईस्वी में, ठीक है, 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत इसी के द्वारा किया गया था। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत इसने की थी। और कुषाण वंश की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था, उसका नाम था कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस, ये जो है इसके द्वारा कुषाण वंश की स्थापना की गई थी। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया? 1918 में जो संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन हुआ था यह किस नेता के द्वारा किया गया था? तो यह हुआ था फरवरी में। कब हुआ था? फरवरी में। फरवरी 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन जो है इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा किया गया था। इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें मदन मोहन मालवीय भी थे, मदन मोहन मालवीय भी थे, गौरी शंकर मिश्र भी थे। तो इन तीनों के जो है प्रयासों से संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया गया था। तो यहाँ पे आंसर क्या है? यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ इंद्र नारायण द्विवेदी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? ब्रह्मवर्त कहाँ पर पड़ता है, किस जिले में है? तो ये वर्तमान में अगर देखें तो ये पड़ता है बिठूर में। बिठूर कहाँ है? कानपुर में। ठीक है, तो कानपुर के बिठूर में ब्रह्मवर्त में स्थित था महर्षि वाल्मीकि का आश्रम, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बिठूर में पड़ता है। चलिए, और यहीं पर जो है अपने आश्रम में रहकर इन्होंने रामायण की रचना की थी। किसकी रचना की थी? रामायण की। चलिए, सैयद सलार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश के कन्या क्वेश्चन। ये होता है बहराइच जिले में। कहाँ होता है? ये बहराइच जिले में आयोजन होता है। एक था हजरत गाजी सैयद सलार, जो कि एक संत था जिसने हिंदुओं और मुसलमानों को समान रूप से माना। और इसकी दरगाह जो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में है, जहाँ पर हर वर्ष सैयद सलार मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? मतलब उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जो धान और मक्के की खेती के दौरान करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है सी पार्ट, हरका बोल या हुरका बोल। ये लोक नृत्य का आयोजन धान और मक्के की खेती के दौरान होता है। और ये इसके दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य, ये दोनों में लगभग होता है। हुरका बोल का शाब्दिक अर्थ है कई हाथों का एक साथ कार्य करना। तो आंसर सी पार्ट इसका राइट है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वो कौन था? उसका नाम क्या था? तो उस प्रथम संगीत महाविद्यालय जो लखनऊ में स्थापित हुआ था, ठीक है, उसका नाम क्या था? उसका नाम था भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। और इसे उत्तर प्रदेश की सिफारिश पर जो है केंद्र सरकार के द्वारा 24 अक्टूबर 2000 को इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। तो ये था आंसर, यहाँ पे क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कांपिल्य मेला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? ये बताना। ठीक है, कांपिल्य मेला, कांपिल्य मेला जो है ये अगर बात करें तो लगता कहाँ पर है? तो ये फर्रुखाबाद जिला है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का, जहाँ पे कांपिल्य मेला का आयोजन होता है। और ये कांपिल्य नामक एक स्थान है, वहीं पर प्रतिवर्ष आयोजन होता है। और ये जो मेला है ये किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है, ये भी ध्यान में रखिएगा, यही पूछा गया था। ठीक है, कांपिल्य जो है हिंदू और जैन दोनों धर्म से प्रसिद्ध तीर्थ स्थान, लेकिन जैन धर्म मुख्यतः। यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है, किस प्रकार की कला है? कला मथुरा से, यहाँ पे कौन सी प्रकार की कला जो मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है? तो वो उस कला का नाम है सांझी किला कला। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। सांझी कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। इसकी शुरुआत ब्रज में हुआ। यह श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी कला है। तो आंसर सी पार्ट इसका राइट है। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? किस्सा राधा कन्हैया के लेखक की बात करेंगे
तो ये हैं नवाब वाजिद अली शाह। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट राइट है। ठीक है, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ठुमरी संगीत जो है, ठुमरी संगीत विधा के जो है जन्मदाता के रूप में इन्हें माना जाता है। इन्होंने रहस रास और किस्सा राधा कन्हैया, ये दोनों इन्होंने प्रदर्शनों, जैसे प्रदर्शनों को हिंदी रंगमंच से परिचय प्रदान किया था। तो इसके लेखक हो जाएंगे कौन, नवाब वाजिद अली शाह, ये अवध के नवाब थे। ठीक है, तो आंसर क्या है यहाँ पे, बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे, जिसे तत्समय उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध के नाम से जाना जाता था। तो पहले पुलिस महानिरीक्षक का नाम बताना है। तो वो उनका नाम था बी एन लाहिड़ी। क्या नाम था, बी एन लाहिड़ी। आंसर ए पार्ट इसका राइट है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले या पहली राज्यपाल कौन थे, ये बताना है। ठीक है, पहले राज्यपाल की बात करेंगे तो स्वतंत्रता के बाद पहले राज्यपाल जो बने थे वो थी, उनका नाम था श्रीमती सरोजनी नायडू। आंसर बी ऑप्शन राइट है। ये कब से कब तक रहे, तो 1947 से 1949 तक जो है ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल इन्हें बनाया गया। ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला भी थी, प्रथम भारतीय महिला थी, जिन्होंने 1925 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कानपुर में इन्होंने किया था। ठीक है, तो 1925 में प्रथम भारतीय महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। और इन्हें एक, अगर हम बात करें तो कवि के रूप में इनके काम के लिए जो है महात्मा गांधी जी ने इन्हें भारत की कोकिला की उपाधि भी दिया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, विभिन्न चरों में कार्य कारण संबंधों वाली उपकल्पनाओं के परीक्षण संबंधित अनुसंधान को क्या कहा जाता है। तो देखिए, विभिन्न चरणों में कार्य कारण संबंधों वाली उपकल्पनाओं के परीक्षण प्रायोगिक अनुसंधान से संबंधित है, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल अनुसंधान, प्रैक्टिकल रिसर्च। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन, जिसमें अन्वेषणात्मक रिसर्च का नए विषय का पता लगाने, निदानात्मक समस्याओं की पहचान करना, वर्णनात्मक जो है स्थिति की वर्णन से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब पारित किया गया। उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम की बात करेंगे तो ये वर्ष 1953 में पारित किया गया। आंसर सी पार्ट इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 36, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय क्या है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय, अगर इसको हम प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की बात करेंगे तो इसका उद्देश्य यानी कि ध्येय जो पर्पज है वो है ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें आदि। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट है। देश में ग्रामीण विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY कब शुरू की गई। PMGSY की अगर बात करेंगे, एक संकल्प और नीति घोषणा थी जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से 1999 में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, लेकिन इसका आधिकारिक क्रियान्वयन जो शुरू हुआ था वो सन 2000 में हुआ था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम जो है ये वर्ष 1945 में पारित हुआ था। तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन इसमें से बताना, गलत वाला कथन। देखिए, व्यक्तिगत पत्र जो है ये अब हिंदी के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो व्यक्तिगत जो पत्र है इसके संबंध में पहला देखें तो इसके अंतर्गत बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखे जाते हैं, बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत छोटों की तरफ से बड़ों को भी पत्र लिखा जाता है, ये भी सही है। इसमें इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता के समाचार होते हैं, बिल्कुल व्यक्तिगत में यही होता है। इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता, जो कि गलत है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपसी संबंध यानी रिलेशन वाले ही चीजें होती हैं इसमें, तो ये गलत हो जाएगा इसके लिए। बाकी तीनों सही है। ठीक है, व्यक्तिगत पत्र के लिए, व्यक्तिगत पत्र ऐसा पत्र होता है जो व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्य, मित्रों या अन्य प्रियजनों को लिखा जाता है। और इस प्रकार के पत्र का आधार जो होता है व्यक्तिगत संबंध होता है। ठीक है, इसमें मन की भावनाओं को प्रमुखता दी जाती है। तो आंसर क्या है, डी पार्ट करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, जीवा की नोक पर जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती यानी कि रोकती है, तो ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है। ये परिभाषा दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 40, हिंदी का, जिह्वा यानी कि जीभ की नोक जो आगे वाली है, जब ऊपर की दांत जो है उसके जो पंक्ति से लगे हैं उसके सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आते हैं, तो वायु के प्रवाह को जो है वो रोकती है, अवरुद्ध करती है। तो ऐसे उच्चारण स्थान को हम क्या कहते हैं, वत्सर्य ध्वनि।
क्या कहते हैं, वत्सर्धन। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसमें इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो यहाँ पे देखिए ना जब बोलेंगे, या फिर सा बोलिए, या फिर रा है, या फिर ला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से थोड़ा सा आभास होता है। तो आंसर क्या है, डी पार्ट इसका करेक्ट है, वत्सर। चलिए, शारीरिक एक अशुद्ध क्या है, शब्द है। इसमें सही शब्द बताना है शारीरिक का। शारीरिक जो शब्द लिखा है ये गलत लिखा हुआ है, इसका सही शब्द ऑप्शन में क्या होगा, शारीरिक। पहला वाला लिखा है गलत है, दूसरा वाला बिल्कुल गलत है, तीसरा वाला बिल्कुल, क्योंकि शारीरिक रिक होता है, यहाँ पे रीक है। ठीक है, तो इस प्रकार आंसर क्या सही है आपका, डी ऑप्शन है, शारीरिक। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। इनमें से सर्वनाम का भेद की बात करेंगे तो सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो देखिए, पुरुषवाचक, संबंधवाचक। ठीक है, इसके बाद निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न और निजवाचक। पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और निश्चय, अनिश्चय और प्रश्नवाचक। तो इस प्रकार ये 6 क्या होते हैं आपके समझ। लेकिन गुणवाचक जो होता है इसका भेद नहीं, तो गुणवाचक जो होता है ये विशेषण के भेद के प्रकार में आता है। तो यही हो जाएगा आंसर बी ऑप्शन, बाकी सारे सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सहा नहीं जाता वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। अब सहा नहीं जाता, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस वाक्य में किस प्रकार का वाच्य है, यानी कि कर्मवाच्य, कृतवाच्य या फिर भाववाच्य। तो यहाँ पे ये भाव की प्रदर्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब सहा नहीं जाता, इस वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो है भाववाच्य हो जाएगा। इसमें क्रिया क्या होती है, सदैव अकर्मक होती है। जैसे कि मुझसे बैठा नहीं जाता, राम से चला नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। तो ये सभी क्या है, भाववाच्य के उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। ठीक है, तत्सम मतलब ज्यों के त्यों शब्द संस्कृत से लिए गए हों वह तत्सम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करेंगे साग, साध, सेठ, रास, रीस, ये होगा नहीं, इसमें तत्सम है, तद्भव है। शीशम, शस्य, शक्कर, यहाँ भी तद्भव है। प्रत्नो, पहचान, प्रत्यय, विज्ञान, यहाँ पे देखिए ये तद्भव है, यहाँ पे ये सारे तद्भव हैं। तो इसमें हो जाएगा आंसर ई ऑप्शन, इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्स और विमुख, सॉरी, आर्स और मुख शब्दों के विलोम युक्त संगत विकल्प कौन सा, मतलब आर्स का विलोम और मुख का विलोम, इनमें से क्या हो जाएगा। देखिए, आर्स का विलोम होता है अनार्स। ठीक है, आर्स का विलोम क्या होता है, अनआर्स, अनार्स। और मुख का विलोम क्या होता है, पृष्ठ। मुख मतलब सामने, पृष्ठ मतलब पीछे। तो आर्स, अनार्स और पृष्ठ, यहाँ पे हो जाएगा अनार्स और पृष्ठ, जो कि दिया गया डी ऑप्शन। तो डी पार्ट करेक्ट है। निम्नलिखित समूह में किस समूह के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। इनमें से पर्यायवाची की बात करेंगे, यहाँ पे तिमिर, अंधकार, तमेरा, रजनी, अंधेरा, रजनी। अब यहाँ पे देखें तो क्या है, ये जो है एक दूसरे का पर्यायवाची है। यहाँ पे पर्यायवाची सभी एक दूसरे के प्रभात, प्रभास, शेर, भोर और सुबह। ठीक है, प्रभात, प्रभास, भोर और सुबह, ये सभी क्या है, किसके पर्यायवाची हैं, ये प्रातः काल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, प्रातः काल का पर्यायवाची है। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर बी ऑप्शन, बाकी सारे कहीं ना कहीं गलती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अत्युष्म का सही शुद्ध संधि विच्छेद और संधि बताना है। ठीक है, अत्युष्म, अतिउष्म की अगर बात करेंगे तो अति प्लस ऊष्म इसका बनता है, जो कि दिया गया अति प्लस ऊष्म, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। तो ए बी में अति प्लस ऊष्म अत्युष्म सही है, अति प्लस ऊष्म अत्युष्म सही है। लेकिन किस प्रकार की संधि है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ई प्लस बड़ा ऊ मिलकर ये क्या हो जाता है, या हो जाता है, यानी यू हो जाता है। तो ये यड़ संधि में आएगा। ये किस में आएगा, यड़ संधि में आएगा। ठीक है, अयाद में आय, आय, आओ, आओ आता है, तब अयाद होता है। यड़ संधि में ये हो जाएगा यड़ संधि का उदाहरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प पूर्वी हिंदी से मेल नहीं खाता। पूर्वी हिंदी की बात करेंगे तो पूर्वी हिंदी में अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी, ये तीनों आते हैं। ठीक है, बघेली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की भाषाएं हैं। लेकिन ब्रज नहीं है। ब्रज जो है ये किसकी है, पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की बोली जो है वो क्या है, वो ब्रज है, प्रमुख बोली। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज आ जाता है। ठीक है, कौरवी हो जाता है। कौरवी के अलावा पश्चिमी हिंदी में जो है हरियाणवी आ जाता है। इसके अलावा अगर पश्चिमी हिंदी की बात करेंगे तो बुंदेली हो जाता है पश्चिमी हिंदी में, और इसके अलावा कन्नौजी हो जाता है। तो ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कौरवी किस बोली को कहते हैं। ठीक है, देखिए कौरवी की यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए मारवाड़ी दिया गया है। ठीक है, कौरवी जो है किस में आता है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो अवधी और छत्तीसगढ़ी होगा नहीं,
मारवाड़ी होगी नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा खड़ी बोली। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत आने वाली खड़ी बोली आज हिंदी साहित्य की मानक भाषा के रूप में जानी जाती है। तो आंसर यहाँ इसके लिए बी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखेंगे क्या करंट अफेयर का क्वेश्चन एक, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार शिक्षा ग्रामीण विकास में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कितनी राशि आवंटित किया गया है एआई के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, जिसमें ग्रामीण विकास और शिक्षा में एआई का प्रयोग। तो इसमें इसके लिए दिया गया था 500 करोड़ रुपए। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया 50, तो आधा हो चुका है। तो आप लोग क्या करना है, आप लोग को वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, कणाद मुनि ने वैशेषिक सूत्र में किस आधुनिक वैज्ञानिक अवधारणा की नींव बहुत पहले रख दी थी। कणाद, महर्षि कणाद थे। इन्होंने बताया था कि संसार का हर पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना है, जिसे उन्होंने परमाणु कहा। और यह है जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के सदियों पहले की अभूतपूर्व खोज थी। तो इन्होंने परमाणु सिद्धांत का जो है वैज्ञानिक अवधारणा की नींव बहुत पहले रख दी थी। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कौन सी बीमारियां होती हैं। जहाँ पे बाढ़ग्रस्त होते हैं, हमेशा बाढ़ आता रहता है हर साल, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बीमारियां हैजा होने के रहते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस, दूसरी जल जनित बीमारियां फैलती रहती हैं। तो हैजा, हेपेटाइटिस, आंत्रशोथ, ये सभी हैं। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य तकनीक के माध्यम से नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करना है, जिसमें परिवहन, स्वच्छता, जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शासन की गुणवत्ता में सुधार शामिल है। तो ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया, स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन जो संचालित है, ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा संचालित किया गया है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54 जो दिया गया है वो आपका करंट कंप्यूटर से, स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका क्या है। स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान, स्प्रेडशीट मतलब ये MS एक्सेल का एक स्प्रेडशीट है। ठीक है, MS एक्सेल का, आप कंप्यूटर से क्वेश्चन आपके इधर आएंगे MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में अगर हम देखें स्प्रेडशीट में, तो जटिल गणनाओं को सेट करने का आसान तरीका है फंक्शंस करना। एक्सेल में फंक्शन का बहुत मतलब है, बहुत महत्व है। जब हम कोई गणना करते हैं, जैसे सेलों को जोड़ना है, गुणा करना है, औसत निकालना है, तो फार्मूला का प्रयोग करते हैं, तो फंक्शन के माध्यम से होता है। आंसर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, अंडू फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। अंडू फंक्शन जो है इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Z। यहाँ पे आंसर ए पार्ट हो जाएगा। Ctrl+V से क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। किसी चीज को कॉपी किया हुआ चीज है तो उसको एज इट इज पेस्ट करते हैं। ठीक है, Ctrl+C से क्या करते हैं, कॉपी करते हैं कोई चीज़, उसके बाद Ctrl+B दबाएंगे, और Ctrl+Z अगर दबा दें तो वो जो चीज़ है क्या कर देगा, उसको एक स्टेप पीछे ले आएगा, यानी अंडू कर देगा Ctrl+Z। और Ctrl+U की बात करेंगे तो अंडरलाइन टेस्ट की शॉर्टकट की है। ठीक है, अंडरलाइन जो टेस्ट किया जाता है, कोई लिखा है इसको ऐसे अंडरलाइन करना है तो उसके लिए Ctrl+U कर देंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। SMTP का पूरा नाम क्या है कंप्यूटर टर्म में। SMTP की बात करेंगे, SMTP यानी कि SMTP जो कि ईमेल में इस्तेमाल होता है। SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। आंसर यहाँ पे इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी सभी कहीं ना कहीं गलती किया गया है। क्या करता है, सर्वर के बीच ईमेल ट्रांसफर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंटरनेट यूजर्स को देश की बाहरी वेबसाइटों तक पहुंचने, नेविगेट करने और खोज करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, तो कौन सा यूजर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है इनमें से, तो वो हो जाएगा ब्राउजर। ठीक है, ब्राउजर हो जाएगा आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन। ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग हम वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW पर उपलब्ध जानकारी की सर्च करने के लिए, पुनः प्राप्त करना, नेविगेट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे इसके लिए सी ऑप्शन करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार की भुगतान प्रणाली विशिष्ट पहचान संख्या पर आधारित है और आधार कार्ड धारकों को आधार आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से वित्तीय लेन देन करने की सुविधा प्रदान करती है। तो कौन सी प्रणाली होगी, तो वो प्रणाली है AEPS। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो है AEPS हो जाएगा, जिसको कहते हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। जो कि ये क्या है, ये आपका आधार कार्डों को आधार आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से वित्तीय लेन देन करने की सुविधा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 59,
होम शॉपिंग और विज्ञापन कंप्यूटर एप्लीकेशंस की निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है। ठीक है, तो होम शॉपिंग और विज्ञापन कंप्यूटर एप्लीकेशंस की निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें संबंधित है मार्केटिंग से। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। मार्केटिंग का उपयोग क्षेत्र है मार्केटिंग, उसका उपयोग होता है विज्ञापन और होम शॉपिंग से रिलेटेड। ठीक है, हेल्थ केयर यानी कि स्वास्थ्य देखभाल की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत डायग्नोस्टिक सिस्टम, सर्जरी, फार्मा सूचना प्रणाली, ठीक है, रोग निवारणी प्रणाली, ये सभी आता है आपका हेल्थ केयर में। एजुकेशन की बात करेंगे, शिक्षा की बात करें तो कंप्यूटर आधारित शिक्षा का प्रयोग होता है कंप्यूटर से रिलेटेड। और इसमें आता है आपका मिलिट्री में तो मिसाइल कंट्रोल करना, सैन्य संचार करना, स्मार्ट हथियार, सैन्य संचालन और योजना बनाना, ये सभी कंप्यूटर के उपयोग हैं इसमें। ठीक है, आगे कम्युनिकेशन, तो ईमेल के माध्यम से हम ईमेल, चैटिंग, यूजनेट, वीडियो कॉलिंग आदि जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आंसर ए पार्ट इसका राइट है। चलिए, HTTP का फुल फॉर्म बताना, यहाँ पे क्या हो जाएगा। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि यहाँ पे क्या है, सी ऑप्शन में सही लिखा हुआ, तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये एक वर्ल्ड वाइड वेब है, एक ऐसी फाउंडेशन है जिसका उपयोग हाइपर टेक्स्ट लिंक का उपयोग करके वेब पेज को लोड करने के लिए करते हैं। कंप्यूटर की भाषा में बग का क्या है। कंप्यूटर की भाषा में बग की बात करेंगे तो कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली जो त्रुटियां हैं, एरर्स हैं, उनको क्या कहा जाता है, बग कहा जाता है। तो कंप्यूटर त्रुटि जो होती है उसको क्या कहते हैं, बग कहते हैं कंप्यूटर टर्म में। और इनको ढूंढकर उनमें सुधार करने की जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है डीबगिंग। ठीक है, के मीन्स एल्गोरिदम एक प्रकार का एल्गोरिदम है। ये किस प्रकार का एल्गोरिदम है। के मीन्स जो होता है एक आपसी समूह में डेटा को वर्गीकृत करता है और इसके लिए एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, डेटा को कुछ समूह में विभाजित करता है और ये एक जो है अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम होता है। तो आंसर यहाँ पे डी पार्ट इसका राइट है। कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड की क्वेटरी शैली या विधि का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, जो कीबोर्ड होती है वो क्वेटरी विधि होती है, क्वेटरी विधि पर उसके की लगे हुए होते हैं, शैली में होती है। तो इसका आविष्कार किया गया था क्रिस्टोफर लैथम सोल्स के द्वारा। आंसर डी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, कब किया गया था, 1868 में, 1868 में इसका आविष्कार किया गया था। सामान्यतः इसमें 104 की होती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को कुछ समय अंतराल के निरंतर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कौन सी मेमोरी है जिसको कुछ समय के बाद उसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती रहती है, तो वो मेमोरी होती है डी रैम। कौन सी होती है, डी रैम। डी रैम मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है, ये क्या होता है, ये डेटा को बनाए रखने के लिए इसे लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, नहीं तो ये डेटा को क्या करेगा, खो देगा। तो आंसर डी पार्ट इसका करेक्ट है। रैम के दो प्रकार होते हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम और डी रैम, यहाँ पे एस रैम दिया जो कि तेज होती है, डी रैम जो होती है धीमी होती है। चलिए, डी रैम को जो है रिफ्रेश की आवश्यकता है, एस रैम को रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्राप्तकर्ता कंप्यूटर में प्राप्त पैकेट को पुनः संयोजित करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, टीसीपी। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म। टीसीपी का कार्य सूचना या मैसेज को टुकड़ों में तोड़ना, पैकेट में तोड़ना, ताकि आईपी यानी इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है, इंटरनेट पैकेट के माध्यम से जो है आईपी के माध्यम से इसको डेटा को जो है लक्ष्य तक पहुंचाया जा सके। इसके बाद टीसीपी डेटा को टुकड़ों में पुनः उसी रूप में जो है ये परिवर्तन करता है। तो ये इसका जो है क्या है, पैकेट को पुनः संयोजित करने के लिए भी जिम्मेदार क्या होता है, टीसीपी होता है। चलिए, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके हानिकारक पदार्थों को नष्ट करना क्या कहलाता है। तो उसको कहा जाता है जो है बायो रिमेजेशन। ठीक है, बायो रेमेजिएशन कहा जाता है। आंसर डी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। एक डिजिटल हस्ताक्षर किस अधिकार या प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है। जो डिजिटल हस्ताक्षर होता है यह किसी डॉक्यूमेंट्स की प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी को सुनिश्चित करता है कि संदेश सही व्यक्ति ने भेजा है और बीच में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो डी पार्ट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स की प्रामाणिकता। आंसर डी पार्ट राइट है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए।
इसमें से चयन करना है। सही विकल्प की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 68 का हो जाएगा डी ऑप्शन। अधिक भूस्खलन सुभेद्यता क्षेत्रों में अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्र से मिलता जुलता है, बिल्कुल सही। अंडमान निकोबार अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्र में रखा जाता है, सही है। पार हिमालय के कम वृष्टि वाले क्षेत्र लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में स्पीति में कभी कभी भूस्खलन आता है, भी सही है। तो आंसर इसके लिए डी पार्ट। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन जो है ये आपदा प्रबंधन से रिलेटेड था। भारत की नई रक्षा नीति में स्वदेशी का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है? ठीक है, भारत की नई जो रक्षा नीति है, नई अंतरिक्ष नीति है, नई जो अंतरिक्ष नीति है उसमें स्वदेशीकरण का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है? तो देखिए, इन स्पेस के गठन के बाद अंतरिक्ष क्षेत्र में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी को बढ़ावा मिला। इससे स्टार्टअप और निजी कंपनियां स्वदेशी लॉन्च जैसे वाल्टन, ठीक है, सैटेलाइट और स्पेस एप्लीकेशन विकसित कर रही है। यह स्वदेशीकरण को जो है स्केल और नवाचार दोनों को प्रदान करता है। तो आंसर सी है, निजी क्षेत्र की भागीदारी से स्वदेशी तकनीक विकास हुआ। तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन है, आंसर सी ऑप्शन राइट है। चलिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन, 2025 में क्वांटम कंप्यूटिंग की प्रमुख ब्रेक थ्रू क्या है? ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर्स का करंट से है। अब देखिए, वैज्ञानिकों ने कई सामग्रियों और एरर करेक्शन एल्गोरिदम से क्यूबिट्स की कोहेरेंस को 10 गुना बढ़ाया और डी कोहेरेंस समस्या हल करके व्यवहारिक जीरो एप्लीकेशन जैसे क्रिप्टोग्राफी संभव बनाए। तो इसका जो प्रमुख ब्रेक थ्रू था वो क्या था? वाटर जनरेशन करना, वाटर जनरेशन। ठीक है, तो वाटर जनरेशन यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पंचायतों ने खाद्यान्न की उपज बढ़ाने के लिए अधिकांश ग्राम सभाओं में कृषि समिति की स्थापना की थी, कब किया गया था? तो ये किया गया था 1960 और 59 और 60 में। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, 1959-60। क्वेश्चन नंबर 72, तापीय ऊर्जा संयंत्र में मुख्य रूप से किसका उपयोग होता है? तापीय ऊर्जा संयंत्र जो है मुख्य रूप से इसमें कोयले का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से है। मशीन लर्निंग में सुपरवाइज्ड लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में मॉडल को क्या है, लेबल वाले डेटा दिया जाता है ताकि वो नए इनपुट के लिए सही आउटपुट भविष्यवाणी कर सके। तो लेबल वाले डेटा जो है इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा के बीच जो है संबंध को सिखाता है सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में और बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसको तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो तिब्बत में इसको कहा जाता है सांगपो नदी और बांग्लादेश में इसको कहा जाता है जमुना नदी। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट है। सांगपो और जमुना, जो कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र जमुना हो जाती है और तिब्बत में इस नदी को सांगपो कहा जाता है। अगला प्रश्न, सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन आदि जो है किसकी प्रमुख प्रजातियां हैं? तो ये सभी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है। ये सभी क्या है? उष्ण कटिबंधीय यानी आर्द्र पर्णपाती वन की प्रमुख प्रजातियां हैं। ये भारत में बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी भी कहा जाता है, मानसूनी वन। तो आंसर क्या है? ए पार्ट राइट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? जनगणना से क्वेश्चन है। सबसे अधिक जनघनत्व राज्य कौन सा है? तो वो है बिहार। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे जनघनत्व जो कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे निवास करते हैं। 5 राज्यों में देखेंगे सर्वाधिक, तो सबसे पहले पाया जाता है बिहार, दूसरे नंबर पर आ जाता है बंगाल जहाँ पे 1028 व्यक्ति निवास करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरे पर आ जाता है केरल जहाँ पे 860 व्यक्ति निवास करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। चौथे पर आ जाता है उत्तर प्रदेश जहाँ पे 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। और 5वां राज्य आ जाता है हरियाणा जहाँ पे 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में पूछा जाएगा तो दिल्ली का सर्वाधिक जनघनत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बौद्ध यात्रा फैम ट्रिप का आयोजन किया गया, कब किया गया? बौद्ध यात्रा फैम ट्रिप का आयोजन जो किया गया था ये 2 से लेकर 7 जून 2025 के मध्य हुआ था। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जून 2025 में अत्याधुनिक ग्रीन डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया? अत्याधुनिक ग्रीन डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है गाजियाबाद में। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अप्रैल 2025 में भारत ने किस वर्ष बिम्स्टेक खेलों की मेजबानी की है? अप्रैल 2025 में भारत की बात करेंगे तो ये 2027 में बिम्स्टेक खेलों की मेजबानी की घोषणा किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2027 के लिए किया गया है।
तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। ठीक है, 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो है 2027 में बिम्स्टेक खेलों का आयोजन करने की घोषणा की गई है। हाल ही में चर्चा में रहे वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिला? तो ये मिला है 5 अप्रैल 2025 को। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई, मतलब WHO की स्थापना हुई। उसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 82। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? उसका क्या होता है? तो किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का वास्तविक मापक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की होती है। तो आंसर डी पार्ट इसका करेक्ट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है? इनमें से भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का साधन यहाँ पे अगर देखा जाए बैंक दर होता है। ठीक है, इसके अलावा वैधानिक तरलता अनुपात भी होता है, माल और सेवा कर, नगद आरक्षित अनुपात भी होता है, लेकिन माल और सेवा कर नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या मतलब है, क्या आशय होता है, इसका क्या अर्थ है? तो सिक्योरिटीज में व्यापार करना इसका एक अर्थ है। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन की क्रिया के अंतर्गत रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित या कंट्रोल करने के लिए बैंकों से अपने तय सरकारी प्रतिनिधियों का जो है खरीद और बेचता है, खरीदता और बेचता है, यानी क्रय विक्रय करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? सिक्योरिटीज में व्यापार करना। क्वेश्चन नंबर 85। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई? योजना से क्वेश्चन है, ग्राम विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जिसको कहते हैं NAIS, ये कब लागू हुआ? 1999 टू 2000 में लागू हुआ था। तो यहाँ पे अक्टूबर 1999 लिखा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है? ये फसल बीमा है, फसल बीमा योजना था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट है। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर किसको जोड़ता है? पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की अगर बात करेंगे तो देखिए, ये आर्थिक मामलों के कैबिनेट मंत्री ने 18 दिसंबर 2003 को और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण सेकंड को मंजूरी किया गया। इसके अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की और पोर्ट कनेक्टिविटी और अन्य परियोजनाएं सम्मिलित हैं। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के प्रमुख 4 शहर में हुआ। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जो है ये उत्तर में श्रीनगर को, दक्षिण में कन्याकुमारी से जोड़ता है, और इसके अलावा पश्चिम में पोरबंदर से, पूर्व में सिलचर को जोड़ता है। तो यहाँ पे अगर सिलचर पूर्व पश्चिम पूछा गया, यानी कि सिलचर टू पोरबंदर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ने किस वर्ष के अधिनियम का स्थान लिया? तो यह स्थान लिया था 1894 के अधिनियम का। आंसर यहाँ पे ए बी पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संघीय कार्य की सबसे अच्छी विशेषताएं क्या है? एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषताओं में प्रमुख विशेषता केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है, ताकि विवादों की स्थिति उत्पन्न न हो। भारतीय संविधान का व्यवस्था 7वीं अनुसूची के माध्यम से किया गया है, केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा। होम ऑटोमेशन के लिए आमतौर पर कौन से IT गैजेट का प्रयोग किया जाता है? होम ऑटोमेशन के लिए आमतौर पर हम स्मार्ट थर्मोस्टेट का प्रयोग करते हैं। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2025 में ग्रीन बजट की अवधारणा अपनाने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? तो ग्रीन बजट का अर्थ है विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण करना। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षित, हरित परिवहन और प्रदूषण नियंत्रण को, खर्च को प्राथमिकता देना, पर्यावरण अनुकूल विकास को बढ़ावा देना, ये सभी जो है क्या है इसका मुख्य उद्देश्य था। तो पर्यावरण अनुकूल विकास को बढ़ावा देना ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी 91 से 95 के क्वेश्चन जो आपके हैं 100 तक, वो आपके पाई चार्ट और ग्राफ चार्ट से क्वेश्चन है, जिसको हम अलग वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। जैसे कि अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, चलिए आज का वीडियो में प्रिंट करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू।